नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं अड़ी, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और अब 48 घंटे का वक्त बचा है और पूरा देश और दुनिया सभी जगह मौजूद राम भक्त ये जानने वाले हैं कि 48 घंटे बाद होने वाली ट्रस्ट की बैठक में क्या कोई ऐसा कदम उठा लिया जाएगा जिसके बाद भविष्य में ये गारंटी के साथ कहा जा सके कि अब अयोध्या में प्रभु राम का जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर चढ़ावा चोरों से मुक्त होगा। यही एक बड़ा सवाल है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, उसको ट्रस्ट की इसी बैठक में स्वीकार किया जाएगा। पहले बैठक की तारीख 11 तय की गई थी, फिर 11 को एक बैठक तो है और इस बैठक को प्रीपोन करके 6 पर लाया गया। क्या 6 तारीख को ऐसा कुछ हो जाएगा जो राम भक्तों के आहत मर्म पर मरहम का काम करे? यही एक सवाल है। चढ़ावा चोर मुक्त अयोध्या, 48 घंटे बाद महाफैसला। यह फैसला जब होगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या कहा गया है ट्रस्ट की तरफ से, किन किन बातों पर विचार होगा, भक्तों की उम्मीदें क्या क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए, इस सब पर चर्चा होगी। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेक होल्डर से इस दौरान हम बातचीत भी करेंगे ताकि समग्रता में एक समझ बन सके 48 घंटे बाद क्या संभावित है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। 48 घंटे बाद अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक, ये खबर सबसे पहले देखिए। एजेंडे में सबसे पहले इस्तीफों पर विचार होगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। चढ़ावा चोरी में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी। दान व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर फैसले होंगे। दान की व्यवस्था मतलब चढ़ावा जैसे अब तक चढ़ता आया है उसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये जो लूप होल्स थे अभी जो देखने को मिले उनको प्लग किया जा सके। मॉनिटरिंग ऐसी कैसी की जाए कि अगर कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो फौरन वो मॉनिटरिंग में, स्कैनिंग में धरा जा सके। सबकी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन यह बताया गया है कि प्रमुखता से और सबसे पहले इस्तीफों पर बात होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा होगी। ट्रस्ट की ये जो बैठक 48 घंटे बाद 6 तारीख को होने वाली है उसमें ये तमाम बातें हैं जो एजेंडे में रहने वाली हैं। तो अब सवाल यह है कि बताया क्या क्या गया है। अधिकृत रूप से जो जानकारी दी गई है उसमें किन किन बातों का उल्लेख है। एसआईटी की एंटरिम रिपोर्ट से लेकर इन रेजिग्नेशंस पर विचार से लेकर आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को फूल प्रूफ बनाने से लेकर किन किन बातों का इसमें जिक्र है वो हम आपके सामने रखते हैं। एक बार फिर से एक पत्र के जरिए ये बातें सामने लाई गई हैं। ये इस बात के बारे में लोगों को बताया गया है कि उस दौरान जबकि ये बैठक बुलाई जाएगी, एजेंडा क्या है। बैठक का एजेंडा सार्वजनिक किया गया है। वो क्या क्या है, क्या क्या इंडिकेशंस हैं उसमें, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, तारीख और समय 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। स्थान है अयोध्या में मणिराम दास छावनी, जहां पर ये ट्रस्ट के सदस्य एकत्रित होंगे और फैसला किया जाएगा। संभावित उपस्थिति इसमें होगी, ट्रस्ट के सभी सक्रिय सदस्य इसमें होंगे ऐसा कहा जा रहा है। बैठक बुलाने वाले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन होंगे, आरएसएस और वीएचपी की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ऐसा भी बताया जा रहा है। और इसमें जाहिर है जो एजेंडा बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होने वाली है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इस घटनाक्रम को किस तरीके से अभी देख रहे हैं 48 घंटे पहले, उनसे हम चर्चा करेंगे। तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत कुछ देर बाद हमारे साथ अभी स्क्रीन पर नमूदान होंगे कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। सुनील साजन समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और आपको स्क्रीन में बीचों बीच इस समय दिखाई दे रहे हैं। पहले अहम खबर देखिए, उसके बाद मैं चर्चा की तरफ आपको ले चलता हूं। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से फिर से पूछताछ की है। एसआईटी ने संपत्ति के दस्तावेज मांगे हैं। पूछताछ का मुख्य फोकस संपत्तियों को लेकर रहा है। ये जो पूछताछ हो रही है, मैंने आपको लगातार कल से आज तक बताया है
कि किस तरीके से वहां पूछताछ इन तीनों से भी हो रही है, गोपाल राव से भी हो रही है, अनिल मिश्रा से भी हो रही है, चंपत राय से भी हो रही है, अलग अलग पूछताछ हो रही है और एक दूसरे से कही हुई बातों के आधार पर भी कई बातें तिर्यक रूप से किसी दूसरे से पूछी जा रही हैं। मतलब अगर किसी ने कोई इनपुट दिया है तो उसको कंफर्म करने या काउंटर करने के संदर्भ में दूसरे से भी जानकारी ली जा रही है कि जो बात कही गई है उसकी सत्यता क्या दूसरे के जरिए कही गई बात से भी प्रमाणित हो रही है या दूसरी तरफ से जो व्यू मिल रहा है वो काउंटर व्यू मिल रहा है। अब ये जो 6 जुलाई की बैठक है, इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर इसमें प्रमुखता से और सबसे पहले विचार होने वाला है। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी इसमें सामने रखी जाएगी। ट्रस्ट के सदस्यों के, सक्रिय सदस्यों के सामने उनके अपने अपने विचार और प्रतिक्रियाएं भी इसमें ली जाएंगी। प्रबंधन से संबंधित आगामी व्यवस्थाएं कैसी बनाई जाएं कि इस तरह की स्थितियां पुनर्निर्मित ना हो, इसको लेकर भी विचार विमर्श होने वाला है। आमदनी, खर्च और दूसरे वित्तीय प्रबंधन को कैसे मैनेज किया गया है अभी तक और आगे क्या सोचा जा रहा है, प्रोजेक्शंस क्या हैं, इसके संदर्भ में भी बातचीत होगी। अन्य जरूरी विषय जिसकी अनुमति अध्यक्ष देंगे उनको भी चर्चा में इस दौरान शामिल किया जाएगा। तो सवाल यह है कि अभी तक पूरा घटनाक्रम जिस जिस ट्विस्ट और टर्न के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें इस कड़ी का जुड़ना, 6 तारीख की बैठक का जुड़ना, आप जानते हैं जब ये सबसे पहले इस्तीफों के संदर्भ में ये बात सामने आई कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, उसके फौरन बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये स्वीकार कब होगा। जाहिर है इस बारे में जैसे ही क्लैरिटी आई कि 11 तारीख को बैठक होने वाली है, लोगों ने कहना शुरू किया है तो बहुत विलंब हो रहा है। ये तो आजकल स्थितियां ऐसी हैं कि फौरन ही ऑनलाइन मीटिंग के जरिए सेंसिटिविटीज को देखते हुए, इससे जुड़े हुए संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें फौरन फैसला लिया जाना चाहिए। तो ये 11 तारीख वाली बैठक तो है, लेकिन 6 तारीख को एक बैठक बुलाई गई। अब इसमें प्रमुखता से इस्तीफे पर विचार होना है। इस्तीफे पर विचार किस पृष्ठभूमि में होना है कि इतने ट्विस्ट और टर्न के बावजूद ये कहने वाले और बताने वाले लोग हैं और खम ठोक कर कहने वाले लोग हैं कि चंपत राय की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने कैसे ऐसा कर दिया, ये अपनी जगह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ का नजरिया यह बात भी कहता है कि चंपत राय ईमानदार रहे भी हों तो ईमानदारी उनके जिस पद पर वो हैं उसके कर्तव्य निर्वहन में परिलक्षित क्यों नहीं हुई, और अगर वो पद पर बैठे हुए हैं तो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के ट्रैक रिकॉर्ड से यहां पर उनके निर्वहन में जो चूक हुई है कर्तव्य के, उसको कैसे आप ढांक सकते हैं, उस पर पर्देदारी कैसे हो सकती है। चंपत राय का इस्तीफा, इसको 2 तरह से भी देखा जा रहा है कि एक तरीके से यह कंसीड करना भी होगा कि हां यहां पर किसी तरीके की गलती हुई है जिसको लिए चंपत राय भी जिम्मेदार माने गए, और इससे जाहिर है वो विरोधी और विपक्षी जो अभी तक बड़े मुखर रहे हैं उनको मुखरता का और मौका मिलेगा। और अगर इस्तीफा नहीं होता तो यह कहा जाएगा कि इतना सब हो जाने के बाद भी चंपत राय को बचाने के लिए देखिए जोर लगाया जा रहा है और अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो दोनों ही स्थितियों में बहुत सारा एक टाइट रोप वॉक है उन लोगों के लिए जो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें अब सुनील साजन भी जुड़ चुके हैं और सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं, और आइए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले यह खबर आपको बता दूं, अजय राय ने सीएम योगी को पत्र लिखा, सीएम योगी से फॉरेंसिक जांच की मांग की और कहा कि किसी को संरक्षण न दिया जाए। अजय राय मामले की तह तक जाना जरूरी बताकर यह पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाना जरूरी है और फॉरेंसिक जांच किया जाना चाहिए। सीएम योगी से उन्होंने फॉरेंसिक जांच की मांग की है, किसी को संरक्षण न दिया जाए। अजय राय ने यह बात भी कही है। यहां पर कांग्रेस क्या एक बात है जो लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहती है, क्या वाकई ये कंसर्न है, और क्या सिर्फ अजय राय के कंसर्न है कि फॉरेंसिक वाली जांच या किसी इस मामले की तह तक जाना चाहिए? क्या ये वही बात है जो हर किसी के अंदर भावना के तौर पर मौजूद है और अजय राय उसको आवाज देने का काम कर रहे हैं, या यहां पर इस बात की भी होड़ है? क्योंकि बीते दिनों आपने देखा जब अजय राय ने कहा कि हमने इस मामले में पहल कदमी की है और उसके बाद आपने देखा बहुत सारी बातें घटित हुई हैं, और राजीव शुक्ला इस मामले में यह कहते हुए पाए गए कि यह धर्म से संबंधित मामला था, इसलिए शुरुआत में हमने उतनी मुखरता के साथ इसको सामने लाना ठीक नहीं समझा। यहां पर इस चिट्ठी का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आपको ले चलता हूं 48 घंटे बाद होने वाली बैठक की तरफ। पहले जरा सुरेंद्र राजपूत जी से समझता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये चिट्ठी
ये तो हर कोई चाह रहा है कि तह तक जाया जाए और फोरेंसिक समेत सारी रिपोर्ट्स जो हैं उनको पूरी तरह देखा जाए, खंगाला जाए। दिनेश भाई, ये तो आप भी चाहते हैं कि किसी भी पापी को संरक्षण न मिले, और ये सभी लोग चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस पैनल में बैठे हुए हमारे सबसे वरिष्ठ हैं विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं पंडित जी हमारे, आप देखिए ये आज क्या दिन आ गया है, इनको क्या दिन देखना पड़ रहा है कि आज इन्हें चंदे चोरी पर बैठना पड़ रहा है, कभी मंदिर निर्माण पर बैठा करते थे। तो मेरा यह मानना है कि पापियों को बचाने वाला भी पापी होता है, पापियों के पाप छिपाने वाला भी पापी होता है। जिन लोगों ने भी दुष्कर्म किया है, पाप किया है, अनाचार किया है, अत्याचार किया है, राम भक्तों के साथ जिन्होंने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, वो सारी की सारी चीजें पारदर्शी तरीके से देश के कानून के भी सम्मुख आवे, उनको कठोर से कठोर सजा मिले और उनको राम के दरबार में भी सजा मिले। इस बात से मुझे लगता है कि विजय शंकर तिवारी जी भी सहमत होंगे। तुहिन भाई को तो अपनी बात चूंकि राजनीतिक रूप से कहनी है, पता नहीं वो क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम हैं, सुनील भाई हैं, आप हैं, या विजय शंकर तिवारी जी चूंकि राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद के जिनके लोगों ने वहां पाप किया है, जिन लोगों ने वहां इन लोगों को भी बदनाम किया है, आज की डेट में बहुत खुल करके ये लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं। अब तो इनके सामने 1500 करोड़ रुपए का वो भी पाप आ गया है सामने, जो निर्मोही अखाड़े ने पहले आरोप लगाया था। अब तो इनके सामने वो भी पाप सामने आ गया है। आपको याद होगा कि जो 40% की निर्माण में कमीशन खोरी की बात हुई, अब तो इनके सामने वो पाप भी सामने आ गया है कि जिसमें 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की और 9 करोड़ की जमीन 45 करोड़ की हुई है। हम 2021 में भी विजय जी भाई के साथ बैठे हुए थे, तो तब भी इन्होंने कहा कि नहीं, जमीन में कोई ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले तो ट्रस्ट को भंग किया जाए। जिन लोगों ने ट्रस्ट को बनाया है, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और जिनकी विचारधारा का यह ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट नहीं है, जिसकी विचारधारा का यह ट्रस्ट है वो संघ, इन दोनों के प्रमुखों से बातचीत होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि भाई ऐसे पापी लोगों को क्यों आपने लिया। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं इस पे कि ये ट्रस्ट को लेकर एक्चुअली ट्रस्ट डीड क्या कहती है, इसमें व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश हैं, क्योंकि आलोक जी से मेरी बात हुई थी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैंने पूछा कि सर ट्रस्ट डीड के बारे में क्या है, इसमें लोगों की नियुक्ति, उनके हटाए जाने के संदर्भ में क्या प्रोविजंस हैं। तो उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं मानता हूं कि ये मेरी जानकारी दुरुस्त होगी, इसमें जो लोग हैं वो फॉर लाइफ हैं, दे आर ट्रस्टीज फॉर लाइफ, इसलिए रीअपॉइंटमेंट का किसी के या रिटायरमेंट का कोई सवाल नहीं उठता। मैं वो बाइट भी सुनाऊंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो चिट्ठी लिखी गई है अजय राय जी की तरफ से, इसको आपने कहा कि हर किसी की मंशा है, और वही बात अजय राय जी की इस बात में भी परिलक्षित होती है। तुहिन सिन्हा जी से मैं इसका रिएक्शन लेना चाहता हूं। इस चिट्ठी को आप कैसे देखते हैं? फोरेंसिक की तह तक जाया जाए, मामले की तह तक जाया जाए, कोई बचे नहीं। नमस्ते। देखिए, ये तो कमिटमेंट महाराज योगी जी ने दे ही दिया है कि जो भी व्यक्ति दोषी है इस पूरे प्रकरण में, इस चोरी के प्रकरण में, वो नहीं बचे। तो एसआईटी के बाद अगर एसआईटी अपर्याप्त मानी जाती है तो जो भी आवश्यकता होगा, अन्य इंक्वायरी की, फोरेंसिक साइंस की जरूरत पड़ती है। तो फिर अगर ये कहा ही जा रहा है तो फिर अजय राय जी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी तुहिन जी? ये उनकी व्यवस्था है। ये लोग मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, वो बहाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपको जरा सा, या फिर ऐसा है कि उनको अंदेशा है कि कहा तो जाएगा, तय तक जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए उनको रीटरेट करना पड़ रहा है कि मेक श्योर कि इन चीजों को आप कंसिडरेशन में लें। देखिए, कांग्रेसी इतने शरीफ नहीं है, वो आपको लगता होगा, लेकिन ये इनकी मंशा जो आज भी पहले जो किया वो तो किया उन्होंने, आज भी भगवान राम के भक्तों को आहत कर रहे हैं जब ये कहते हैं भगवान राम को इमाम हिंद। तो इसीलिए कांग्रेस की बात यहां ना करें। जो हमारी प्रतिबद्धता है वो बिल्कुल स्पष्ट है। न्याय जो है, देखिए हमारे पास विकल्प भी नहीं है। हमें उन 110 करोड़ लोगों के पास जाना है, वो हमारा परिवार है। उनके साथ ये लोग तो नहीं खड़े थे ना, हम लोग खड़े थे उन श्रद्धालुओं के साथ जब ये लोग, इनकी जुबान भी नहीं खुलती थी। और मैं ये विषयांतर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको तुलना के लिए समझा रहा हूं। 2020-21 में सबरीमाला गोल्ड केस हुआ, कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन हुआ था। यहां हमने एसआईटी का गठन किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप करने से इनकार किया, क्योंकि संभवतः एक कारण यह भी था कि एसआईटी का जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो संतोषजनक है। आगे अगर हमें लगेगा और इंक्वायरी की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नहीं बचेगा।
और मैं ये भी कह रहा हूं कि ट्रस्ट की तरफ तो मतलब से आप भी ये कह रहे एक हैं कि error जो of judgment हुआ स्वाभाविक है, रूप से 8 होना दिन तय पहले। पाया गया है, आप ये कह रहे हैं तुहिन सिन्हा जी, कि जिसको लेकर आप लोग कृत संकल्प हैं, जिसको लेकर आप लोगों ने पहले ही बीड़ा उठाया हुआ है कि आप लोग पूरी जांच करेंगे और जो दोषी है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसको लेकर कुछ लोग चिट्ठी इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि वो ये कह सकें कि उनका कहा हुआ अमल में लाया गया है, ताकि उनके कहने पर कोई चीज हुई है, ये वो वक्त आने पर कह सके। देखिए, ऐसा है क्या? ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे कहते हैं कि अगले 2 घंटे में सूरज उग जाएगा। तो अच्छा, जो होना है वो ठीक, होगा ठीक, ही, ठीक है, ठीक। न्याय होकर रहेगा और बहुत ही समयबद्ध तरीके से यहाँ ये पर होगा। लोग मतलब क्या इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है या कांग्रेस अलग है? नहीं, दोनों शामिल हैं। यादव कहां से? सुनील साजन जी के पास जाता हूं। सुनील साजन जी, जो होना ही है, मतलब आपको ये दिखाई दे गया था क्या जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब लगता है इसके लिए एसआईटी बच्चे बनेगी, जांच होगी? देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि देश दुनिया में जितने भी सनातनी और हिंदू परंपरा को और भगवान प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर इस लूट की जिक्र या उसका पर्दाफाश नहीं किया होता, ये लुटेरे तो अभी भी लूट रहे होते। इन्होंने कब माना है? और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति बीजेपी के प्रवक्ता से उस बात की है जो कह रहे हैं 110 करोड़ लोग हमारा परिवार है। अरे भाई, आप भगवान राम का मंदिर लूटने वाले लोग हो। आपके पास बीजेपी संघ विश्व हिंदू परिषद के अलावा एक कोई अब सनातनी, ये जो बात है सुनील साजन जी, आपको नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने ये जी। जो कहा कि ये लोग मंदिर के अंदर लूट करने वाले लोग हैं, आपने जी। किसकी तरफ, मतलब वो लोग जो 8 लोग गिरफ्तार हैं, या कह लीजिए जिन लोगों ने 2 लोगों ने त्यागपत्र दिया है, आप पूरे कुएं में भांग घुली हुई किस आधार पर बता रहे हैं? इसको प्रमाणित करने के लिए क्या तथ्य हैं आपके पास? अच्छा दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और ट्रस्ट में किस विचारधारा के लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं कि नहीं? संघ के लोग हैं कि नहीं? विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं कि नहीं? तो ये ट्रस्ट हिंदू परंपराओं को मानने वालों का ट्रस्ट है या बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का ट्रस्ट है? ये किसका ट्रस्ट है? ये तो हम लोग मानते हैं कि ये तो सबका ट्रस्ट है, लेकिन अगर उसमें अगर लूट हुई है तो हम बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को तो नहीं कह सकते कि ये लूट में शामिल नहीं है। और दिनेश जी, जो लोग आज भी लगभग 1 महीने के बाद आज भी जिनकी चुप्पी नहीं टूटी है, जो आज सड़कों पर आकर के इन लुटेरों के खिलाफ सजा की बात नहीं कर रहे, इनको बचा रहे हैं, वो सब भागीदार हैं। सबके पास हिस्सा गया तो है सर इस सुनील लूट का। साजन जी, एक बात बताइए कि आज के बाद ये धारणा बना ली जाए कि अगर कतिपय पुलिस वाले कहीं रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो पूरा महकमा भ्रष्ट है, कतिपय नेता अगर भ्रष्ट पाए जाते हैं तो पूरी राजनीतिक बिरादरी भ्रष्ट है, कतिपय कुछ लोग अगर किसी भी समुदाय से जुड़े हुए, किसी भी ग्रुप से, संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग कहीं पर मानिए लिप्त पाए जाते हैं, तो क्या आप ये मानेंगे कि पूरा का पूरा वो तंत्र ही भ्रष्ट है? नहीं, मैं दिनेश जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए जिले का कोई पुलिस का कप्तान है और उसका दरोगा किसी थाने में बैठा है और वो खुलेआम लूट कर रहा है और शिकायत के बाद भी वो कप्तान पूरी ताकत लगा दे अपने एसओ को बचाने के लिए, तो क्या कप्तान लुटेरा नहीं हुआ? ये कैसे प्रमाणित हो रहा है कि ये कप्तान ने एसओ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है? ये कैसे प्रमाणित हो रहा है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है योगी जी का जो कार्रवाई करने का तरीका है, अगर वो अपने तरीके पे आते तो इनमें से तो आधे तो इनकाउंटर में मारे जाते, आधे हाफ इनकाउंटर हो जाता। इन पे एफआईआर नहीं हो पा रही। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इन लुटेरों को बचा रही है। वो इसलिए बचा रही है कि पूरा माल इनके पास नहीं है। अभी अगर सख्ती हो जाएगी तो पता लगेगा भगवान राम के मंदिर का लूटा हुआ माल किस किस दरबार में है। इस बारे में आपके पास कोई सूचना है क्या? कल आपने जो एक और मंदिर जो जुड़ा हुआ है राम जन्मभूमि मंदिर से, राम निवास मंदिर, उसके एक प्रतिनिधि आए और आपके यहाँ आपके मंच का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बताया कि मामला इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, वो तो हमारे मंदिर को भी हड़प लेना चाहते थे।
नहीं, जरूरत नहीं तो क्या लिखा दिया आपके पास है। नहीं, क्योंकि आप लोग मामले की तह तक गए हैं, फिर उसके बाद आपने विसिल ब्लोअर के तौर पर आपने कहा कि हमने इस मामले को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये, वरना इस पर कोई कार्रवाई ना होती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, तो कौन से लोग हैं जो शामिल हैं आपको लगता है, और वो पैसा कहां कहां गया है? सर आज कर ही दीजिए खुलासा इसका। अच्छा सवाल है दिनेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि 1400 करोड़ रुपए पहले चला गया, चंदा चोरी हो गया, 2 करोड़ की जमीन 9 करोड़ की, 9 करोड़ की जमीन उससे 5-6 गुना ज्यादा, और उसके बाद दान पात्र की लूट, फिर दूसरे मंदिरों पर कब्जा। आप ये अनुमान लगाइए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ताकतवर नेता है ना, वो कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं लेकिन बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के संत हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चुप रहना ही ठीक है, जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो हमको कैसे छोड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह या धीरेन्द्र शास्त्री, ये जो तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बैठक ट्रस्ट की होने वाली है 6 तारीख को, ये भी लीपापोती होगी क्या इसमें? देखिए, 2 बातें। जब 1 महीने से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ ये बीजेपी सरकार एफआईआर नहीं करा पाई, तो आपको क्या लगता है लूट की सजा क्या ये है कि ये इस्तीफा दे दे केवल, और हम आप सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे? चलिए अब जवाब लेता हूं इस पर। अब इस पर जाता हूं मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास। और विजय शंकर तिवारी जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है वो ये है कि ट्रस्ट को लेकर ट्रस्ट नहीं है। क्या बैठक के बाद ये ट्रस्ट बहाल हो जाएगा? ऐसा है दिनेश जी, जिनको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है उनका ट्रस्ट किस पर होगा? पहली बात तो ये, हमारे सुरेंद्र जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम वैचारिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अभी उन्होंने पापी बहुत सारी पापी कही। पहला तो पाप 26 दिसंबर सन 1949 में हुआ था, जब माननीय नेहरू जी ने वो गोविंद वल्लभ पंत जी को पत्र लिखकर कहा था कि जो अंदर मूर्तियां रखी उनको बाहर निकाल दो। अगर के नायर नहीं होते सुरेंद्र जी, तो आज यहाँ भव्य मंदिर बनाने को जमीन भी नहीं होती, क्योंकि वहां प्रतिमाएं नहीं होती। और ऐसे अवसर बहुत आए हैं जब आप 1-1 दर्जन लोग वहां पर भव्य मंदिर न बनने पाए, इसके लिए आपने खड़े किए हैं। वो भी मुझे लगता है पाप के दिन रहे होंगे। और जब भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस प्रकार की सारी बातें होती थी और आप लोगों के द्वारा होती थी, वो कौन सा पुण्य का दिन था? एक बात सोचने का। दूसरी बात में सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत, नहीं, ये भी तो कांग्रेसी ही थे सर। नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। गोविंद वल्लभ पंत जी को नेहरू जी ने टेलीग्राम भेजा था कि वो मूर्तियां। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने जो कहा था वो भी सामने है, फिर के नायर ने जो कहा था वो भी सामने है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ के संदर्भ में उनकी जो भूमिका है वो भी तो कांग्रेस के ही थे। तो ये बात भी तो समग्रता में कांग्रेस को देखेंगे या नेहरू के इर्द गिर्द देखेंगे? नेहरू, क्योंकि वहां पर मुखिया तो नेहरू जी थे ना। मुखिया कौन था? मुखिया पर निर्भर कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी किस पर चर्चा हो रही है? यहाँ पर चर्चा तो चंपत जी पर हो रही है जो महामंत्री हैं। वहां पर चर्चा नेहरू जी के छूट जाएंगे। बाकी तो माननीय हमारे आलोक जी ने क्या कहा है कि कोई नहीं बचेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ज्यों ही एसआईटी की जांच से नाम सम्मिलित हुए, आलोक जी ने कहा ना कि तुरंत इन पर एफआईआर करिए। आप रुके क्यों हैं? चिन्हित कर लिए नाम। विजय शंकर जी, आप लोगों ने भी अभी ये बहुत इसके बारे में दरियाफ्त की होगी। आपको पता चला कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर किसको बता रहे हैं कि बड़े ताकतवर हैं? नहीं, मैं नहीं समझ पाया किसके लिए कह रहे हैं। वो उनको पता होगा, उनसे ही पूछना पड़ेगा और नाम पूछना पड़ेगा किसके लिए वो कह रहे हैं। मैं तो अभी तक ऐसे नहीं, छोटी बुद्धि का आदमी हूं, मैं नहीं समझ पाया हूँ। और ये भीतरघाती लोग हैं क्या? एक मिनट में पहले जो प्रश्न आ गए हैं उनका उत्तर दे दूंगा। आप जितनी देर पूछेंगे उतनी देर बताऊंगा मैं। हमारे साजन जी चर्चा कर रहे थे कि इसमें सब संघ के हैं, सब ये हैं। तो हमारे पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो पूरे समाज के हैं। गोविंद गिरिजी महाराज हैं, सारे समाज के हैं। निर्मोही अखाड़े के हमारे पूज्य संत हैं, सारे समाज के हैं। और एक आईएएस है हमारे नृपेंद्र दास जी, जो हर समय आईएएस हैं। वो अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी के समय भी चीफ सेक्रेटरी थे, आगे पीछे भी थे। वो किसके हैं? तो वो समग्रता के साथ वो ट्रस्ट बना हुआ है। ये कहना कि वो सब लोग वहीं पर हैं तो कहना ठीक नहीं रहेगा।
और जहां तक जांच की बात है, अभी अगर केवल हवाई हवाई बात करेंगे तो मैं आज एक सोशल मीडिया में देख रहा था, कितनी सच्चाई है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव उनकी कोई आपस में बात हुई है, क्यों बात हुई है, वो तो जांच का विषय है, पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 6 तारीख की जो बैठक हो रही है, ट्रस्ट की बैठक हो रही है, मुझे लगा दिनेश जी उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने बहुत सारे एजेंडा के विषय रखे हैं, उन एजेंडा में क्या होता है, और लगातार कि इनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, इनको फांसी दे दो। मैं एक लीगल बात करता हूँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। या चोरी पे आज तक देश में किसी को मृत्यु दंड मिला है क्या? यानी आप कम से कम संवेदनशीलता के साथ में वो विषय उठाइए जो गंभीर लगे। वास्तव में जिन्होंने चोरी की है यहाँ पर, उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या शबरीमाला में बाकी जगह विजय एक बात शंकर करें। तिवारी जी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आप सारी बातें बड़ी साफगोई से हमेशा कहते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए सर, इन लोगों ने अपने एफिलिएशन का भी ध्यान नहीं रखा। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि ये किस तरह के संस्थान से जुड़े हुए हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रही है, उन्होंने क्या किया है राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, कितनी मेहनत तपस्या बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिला है हिंदुस्तान को, इसकी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और जब कोई देखिए चोर, एक सामान्य चोर चोरी करे, सामान्य व्यक्ति चोरी करे, और संत वेश में कोई चोरी कर ले, संत वाले मामले में संवेदनशीलताएं दूसरी होती हैं, और उसके साथ कई बार भावनात्मक आउटबर्स्ट भी होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है। तो ये इसमें जो उसको मेरे ख्याल से मेटाफोरिकली देखे जाने की जरूरत ज्यादा है। ये जो आप लेकिन कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार ट्रस्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो भरोसे का संकट पैदा हुआ है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो दिखाई दी है, वो इस बार सुधरे, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए? और आपको उम्मीद है कि ऐसे कदम उठेंगे 48 घंटे बाद? दिनेश जी, इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर हैं देश में जहां पर अभी तक कोई उंगली नहीं उठी। बहुत पारदर्शिता के साथ काम होता है और ऐसा हो सकता है। इस मंदिर में भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई छेद नहीं छोड़ा जाएगा जिसके अंदर से कोई घुस करके ऐसा कोई गलत काम करे। सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से भी अगर देखूं, देखिए आपसे जुड़े हुए लोग जिनके जिनके जो 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 संदेह के घेरे में हैं, मतलब आपसे मतलब विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन में उसकी भूमिका एक एक बच्चा बच्चा जानता है। यहां आप लोग जो कह रहे हैं कि सरकारी प्रबंधन से मंदिरों को मुक्त किया जाए, आप लोग इसको लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अब यहां पर यह मौका भी मिल रहा है आपके विपक्षी लोगों को यह कहने का कि अगर यहां पर आप लोगों का प्रबंधन, हमने देख लिया ट्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा था, तो बाकी जगहों पर अगर प्रबंधन नहीं होगा सरकारी हाथों में तो क्या होगा, उसका अंदाजा लगता है। तो आपके कॉज को, आपकी अभी तक की त्याग तपस्या बलिदान को भी एक तरीके से इन लोगों ने चपत लगाने का काम किया है। ये बात भी ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आप लोग विश्व हिंदू परिषद के तौर पर, संघ के तौर पर, आप अनुषांगिक संगठन है, क्या आप ये चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर पेश की जाए ट्रस्ट की इस बैठक में? बिल्कुल दिनेश जी, हम चाहते हैं, क्योंकि राम से बड़ा कोई नहीं है। और हमने कहा ना, 35 साल तक तो संघर्ष हम लोगों ने किया है। ठीक। और आप कल्पना करिए, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने बीच में रुकावटें डाली, उनको भी कष्ट है। मान लेता हूं कि उनको भी कष्ट है। तो सर, अब मैं एक बाइट आपको सुनाता हूं जो आलोक जी से बातचीत के दौरान सामने आई थी, और उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा है विश्व हिंदू परिषद को भी, और कल दत्तात्रेय साहब ने भी यही बोला था। क्या यही दिखाई देगा? अब जरा यहां पर देखिए क्या कहा था आलोक जी ने इस सवाल पर कि ट्रस्ट डीड क्या कहती है। इसमें जो ट्रस्टीज हैं वो ट्रस्टीज फॉर लाइफ हैं, और इसलिए ट्रस्टीज के रिटायरमेंट की और रीअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। तो वो आजीवन पद पर बने रहेंगे, ये व्यवस्था है? जितना मुझे ध्यान आता है यही व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि मुझे ठीक ध्यान आ रहा है। सुरेंद्र जी, ये आपने भी सुना, और अब बैठक को लेकर क्या रूम, क्या स्कोप आपको दिखाई देता है, और आपका एंटीसिपेशन क्या कहता है, क्या होगा उस दिन? दिनेश भाई, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। कुछ पुरानी बातों का जवाब देना जरूरी है और बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो विजय भाई बड़े भाई की तरीके से है। हम कहते ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। आप एक चीज को देखिए, अभी बात आई, किसी आदमी ने कहा कि साहब आप ही ने कहा
कि साहब अगर वो ऐसा हो गया तो क्या नाम सारे के सारे लोग, अरे भाई रेल मंत्री क्या नाम रेल चलाता है क्या? रेल की अगर दुर्घटना होती है तो ड्राइवर के कारण होती है, मंत्री इस्तीफा देता है कि नहीं देता है दिनेश भाई? ना नैतिकता नंबर का एक। तकाजा तो ऐसा भी हमने देखा है, रहा है, लेकिन है और किया ही जाना चाहिए, बाध्यकारी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। हाँ सर, सुन तो लीजिए ना। तो अगर नैतिकता का आधार है तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर सबसे पहला इस्तीफा अगर किसी का आना चाहिए तो किसी भी छोटे व्यक्ति का नहीं आना चाहिए, सबसे पहला इस्तीफा आना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी जी, विश्व हिंदू परिषद के जो भी अध्यक्ष हों, और उसके बाद संघ प्रमुख, क्योंकि ये तीनों लोगों ने ही ये ट्रस्ट बनाया था जिसने विश्वासघात किया, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं विजय भाई की बात से चलूं कि साहब हर काम के लिए नेहरू जी जिम्मेवार थे, गोविंद बल्लभ, जैसे आपने कहा समग्रता से बात करिए सरदार पटेल की, उन्होंने कहा नहीं नहीं नेहरू की, तो उस हिसाब से भी आज की डेट में अगर कोई एक आदमी मुखिया के तौर पर जिम्मेवार है इस लूट का, इस विश्वासघात का, इस चरित्रहीनता का, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं विजय भाई की बात से वो रखूं तो विजय भाई ने जिस तरीके से कहा नहीं, लेकिन कि ये साहब- सवाल सर आपने ये महत्वपूर्ण बात की, मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, बस आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैंने ये बात आलोक जी से भी अरे आप पूछी बड़े थी। आदमी हम भूल जाते हैं। ना 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 सर, मैं बस इतना कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहकर सरकार चलाना चाहते थे। नेशनल हेराल्ड केस का उदाहरण देकर कांग्रेस के संदर्भ में भी आलोक जी ने कहा कि इस्तीफे की बातें करना और नैतिकता निभाना ये अलग अलग बातें हैं, तो हमको चलिए। नैतिकता की दुहाई ना दी जाए। अब अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा मान लीजिए हम नैतिक नहीं है, हमारी नैतिकता के ऊपर सवाल उठा करके आप सत्ता में आए हैं, तो क्या आप सत्ता में आकर के आप भी नैतिक नहीं होंगे? मतलब जिस चीज के विरोध में आप सत्ता में आए हैं तो आप वो चीज नहीं करेंगे, इसका मतलब तो आप बहुत बड़े झूठे हैं, थेतर हैं, निर्लज्ज हैं, मक्कार हैं। आपने पूरी 140 करोड़ की जनता को झूठ बोला। आपने कहा था हम नैतिकता करेंगे, कांग्रेस ने नहीं करी थी। आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना? तो अगर आपके भी मैं उससे मान लूं तब भी इनको तो वो काम करना चाहिए जो नैतिकता का हो, जो इनके तो सुरेंद्र जी, इनको तो चिंता होगी, अगर मान लीजिए बात मान भी लिया जाए तो जनता से बड़ा जवाब इनको किसको देना है? नहीं, जनता, वही तो बात मैं कह रहा हूं। आज की डेट में नैतिकता इनकी कहां घास चरने चली गई? रेल मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, कनिमोझी से इस्तीफा लिया जाए, हमने तो दे दिए, लेकिन आज मौका आया है कि नैतिकता का तकादा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, नैतिकता का तकादा है कि संघ प्रमुख इस्तीफा दे, नैतिकता का तकादा है, मैं तो विश्व हिंदू परिषद में सिर्फ विजय जी को जानता हूं, इसके अलावा और किसी को जानता नहीं, इनका इस्तीफा नहीं मांगूंगा, लेकिन जो इनका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंगल ग्रह का जो भी है वो भी इस्तीफा दे। और मैं आपको एक बहुत खुलासा करता हूं, खुलासा है इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं महाराज गोविंद देव जी। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके यहां आपके चैनल पर खजाने में अगर कोई चोरी होगी तो सबसे पहले आप अकाउंटेंट को पकड़ोगे ना, कि और किसी को पकड़ोगे? जो खजांची होगा उसको पकड़ोगे। ठीक। आज तक हमको ये बता दे कि गोविंद देव के खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो, आज तक ये बता दे गोविंद देव से कोई पूछताछ हुई हो, आज तक आप ये बता दे गोविंद देव के पास तुहिन सिन्हा जी के पास जाता हूं, आपके सवाल लेकर आता हूं सर, आता हूं। दूसरे राउंड में अपनी बात कहिएगा ना सर, एक बार। हाँ, एक बार आने दीजिए, एक बार इजाजत दीजिए, मैं तुहिन जी के पास होकर आऊं। तुहिन जी, ये मामला बहुत आगे तक कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, आपने सुना, और ये अगर मान लीजिए सीधे सीधे जरायम वाले कनेक्शन की वजह से नहीं तो नैतिकता वाला तकाजा तो बनता है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी कभी कभी कमाल की बातें करते हैं। क्या प्रधानमंत्री राम मंदिर के संचालन से जुड़े हैं? अगर एक दो व्यक्ति जो हैं, अगर गलत चयन हुआ है ट्रस्ट में, तो ये भी तो सिद्ध होगा इन्वेस्टिगेशन संपन्न होने के बाद ना। और ये इन्वेस्टिगेशन हमने कोर्ट के ऑर्डर पर नहीं किया है, ये हमने खुद किया है। और मैं ये भी मान रहा हूं कि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट को एफआईआर 8 दिन पहले करना चाहिए था। वहां एक एरर ऑफ जजमेंट हुई है, उनके द्वारा उनको ऐसा लगा कि जो खोई हुई संपत्ति है, जो चोरी की गई संपत्ति है, वो वापस ढूंढी जा सकती है। वो तरीका सही नहीं था, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन बार बार संशय पैदा करना ये कांग्रेस की फितरत है, ये कांग्रेस की मजबूरी है, आदतन मजबूरी है। देखिए कल तक ये लोग कह रहे थे चंपत राय जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कल चंपत राय जी की कभी पूछताछ हुआ। मैं जानता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हर व्यक्ति जो शक के दायरे में है, हर व्यक्ति जो इस प्रकरण से दूर दूर तक जुड़ा हुआ है, सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और सच ढूंढा जाएगा। और मैं ये भी मान रहा हूं, मैं ईमानदारी से बात करता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो चोरी नहीं होती, क्योंकि अगले 500 सालों तक ये लोग मंदिर बनने ही नहीं देते। ये भी एक सत्य है।
ये अगर इनका जोर चलता तो मंदिर ना बनता। ये खैर विषयांतर इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसको लेकर एक डिफरेंट डिबेट कभी हो सकती है कि कौन चाहता था कौन नहीं। अभी नाम भी लिया गया था कुछ नेताओं का। क्या ट्रस्ट की 48 घंटे बाद होने वाली बैठक तक रुका जाना चाहिए या तब तक बोलते रहना या केसेस का सामने लाना इसलिए जरूरी है ताकि ट्रस्ट जब बैठक करने वाला है उसके लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि बन चुकी हो कि उसे फैसला क्या लेना है? सुनील साजन जी। देखिए दिनेश जी, आता हूं सुरेंद्र सर, आता हूं। मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर सच में जांच हो जाएगी तो ये जांच बीजेपी मुख्यालय, ये जांच आरएसएस के मुख्यालय और विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय तक जाकर के रुकेगी जाकर के। किस आधार पे आप कह रहे हैं? हम बता रहे हैं, ये आधार ये है कि अभी पूरी बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कह रहे हैं कि चूक हुई है। अरे क्या चूक हुई है? 5 जून को 80 लाख रुपए बरामद होते हैं। पहले तो भाई ये चंपत राय कौन होते हैं पुलिस को लेकर के जाकर के बरामदगी करना, फिर अच्छा कर भी लिया आपने, फिर उस पर एफआईआर क्यों नहीं की? फिर 6 जून बीत गया, 7 जून को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में दान पात्र की लूट हो रही है, तो उसके बाद चंपत राय आकर के बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुनील साजन जी, बीच में रोककर आपको बता रहा हूं, कल इस मामले में विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने तो सिर्फ ऑडिट के संदर्भ में कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है। उन्होंने इस वाली घटना के संदर्भ में कुछ कहा ही नहीं कि कुछ उल्लेखनीय पाया गया। जी अच्छा दिनेश जी, हम ये कह रहे हैं जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि भगवान राम प्रभु राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हो रही, लूट हो रही, तो आप महामंत्री हैं, तो आप आकर के जो बोलेंगे वही तो हम मानेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं बनता, तो हमने तो ये मान लिया ना कि जो हमारे नेता ने आरोप लगाया वो आप खंडन कर रहे हैं। देखिए बातें तो बीजेपी आरएसएस से बेहतर कोई अच्छा, ये क्या वाकई टिन्नू यादव और अखिलेश यादव जी की बात हुई है? देखिए ये बात तो क्योंकि अपने पाप छिपाने के लिए वो यादव है तो उसका कनेक्शन हमारे नेता से निकाल रहे हैं। उस हिसाब से हम कनेक्शन निकालेंगे तो तब तो बीजेपी बचेगी नहीं, सबको सजा हो जाएगी। बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता जो आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हो तो जेल में नजर आएंगे इस फार्मूले से। हम फिर कह रहे हैं ये टिन्नू यादव पिछले 30 साल से चंपत राय के साथ है और उसको जात के आधार पर केवल हमारे नेता से आप जोड़ रहे हैं। मतलब इतनी नीचता है सोच में आपके, इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते जो भगवान राम के ना हुए, जो करोड़ों सनातनियों के ना हुए, जो मंदिर लूट सकते हैं, इनसे आप कोई उम्मीद कर सकते हैं नैतिकता की, धर्म इस मामले की, में सुनील साजन जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं अजय राय जी ने एक खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारे यहाँ सक्रिय होने के बाद ही एफआईआर वगैरह हुई है। आप लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप कह रहे हैं कि मामले को सतह पर आप ही लोग लेकर आए हैं। अब दिग्विजय जी एक बड़ी यात्रा भी निकाल रहे हैं। ये इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपके शुरू किए हुए, आपके इनिशिएट किए हुए एक मुद्दे को अब बाकी विपक्षी पार्टियां भी अहम समझ रही हैं इसलिए साथ में आ रही हैं, या इसमें क्रेडिट की एक लड़ाई भी समानांतर चल रही है? देखिए दिनेश जी, क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी के राज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो भी अपने को सनातनी मानता है, हिंदू मानता है और हिंदू संगठन चला रहे हैं, ठीक है, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ खुल करके सड़क पे आएंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। चढ़ावा चोरी पर पूर्व सांसद बृजभूषण बोले, मैंने तो 4 साल पहले ही सब कह दिया था, इसलिए आज तक दर्शन करने नहीं गया हूं। वहां पहले दिन से ही खेल चल रहा था। मतलब बृजभूषण शरण सिंह का ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि ये मैंने 4 साल पहले कह दिया था। इसके पहले वो ये कह चुके हैं कि बहुत ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं, इनके खिलाफ मुंह खोलूंगा मैं मुसीबत में आ जाऊंगा, अभी सही वक्त नहीं है, बाद में कभी बोलूंगा। अब वो कह रहे हैं कि यहां पहले दिन से खेल चल रहा था इसीलिए मैं गया नहीं था। पहले दिन से खेल चल रहा था, महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं, ये इशारा क्या है? फिर ऐसे में विपक्षी अगर ये कह रहे हैं कि ये केवल इन लोगों तक सीमित बात नहीं है, केवल ट्रस्ट तक सीमित बात नहीं है, ये बहुत दूर तक फैली हुई बात है, तो इसमें नाजायज क्यों दिखाई दे रहा है आपको तोहिन सिन्हा साहब?
देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी जानकारी उनके पास है वो मीडिया के बजाय जाकर एसआईटी को प्रस्तुत करें, सहायता करें। कई बार देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो हैं वो राजनीति में अवसरवाद होता है। क्योंकि मुझे याद नहीं आता है पहले कब उन्होंने इस विषय पर कहा था, अगर कहा हो तो आप प्ले कर दीजिए, लेकिन अभी भी अगर जानकारी है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि वो एसआईटी से समय मांगे और एसआईटी के समक्ष जाकर ये सारी जानकारी जो है वो प्रस्तुत करें। और बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं आप? बाबा बागेश्वर ने जो कहा कि जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा हमको क्या छोड़ेंगे, इस बारे में कहना ठीक बाबा बागेश्वर जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उनके बिहाफ पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी का सिर्फ प्रवक्ता नहीं, आप राम भक्त भी हैं सर, इस देश के नागरिक भी हैं, वो तो हैं ही बाय डिफॉल्ट। रूप में तो राम भक्त के रूप में तो मैं सबसे पहले आपको स्टैंड क्लियर कर चुका हूं कि जितना आहत हम हैं वो लोग हो ही नहीं सकते जो कि आज से 3 साल पहले जो है राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। ये यार्डस्टिक है, इसका स्केल कहां से आएगा सर कि कौन कितना आहत है? हर एक राम भक्त आहत है, और ये कहना कि वो किसी पार्टी विशेष में है तो ही आहत है, मुझे लगता है ये जायज नहीं होगा। लेकिन मैं जरा इस पर एक और खबर दिखाता हूं, उसके बाद आगे। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास का बयान, चोरी करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चोरों को जरूर सजा मिलेगी, दिनेंद्र दास जी ने कहा। अब इसमें विजय शंकर तिवारी जी, अगर दिनेंद्र दास ये कह रहे हैं चोरों को फांसी की सजा मिले, तो आप क्या उनको ये बताएंगे कि चोरी में फांसी कहां होती है? दिनेंद्र जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वो ट्रस्ट के सदस्य हैं। देखो, मैं बहुत वास्तविकता की बात कर रहा हूँ कि चोरों को जो कड़ी से कड़ी दंड हो सकता है, कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, वो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सजा तो ये होती है दिनेश जी कि भगवान राम के मंदिर से जो चोरी करता पकड़ा जाए वो समाज से बहिष्कृत हो जाता है, वो समाज को चेहरा दिखाने लायक नहीं होता है, कोई उससे बात करने तक के लिए तैयार नहीं होगा। और शासकीय नियमावली में जो भी दंड हो, कठिन से कठिन दंड हो, वो उनको मिलना चाहिए, उसमें जो भी घेरे में आवे। दिनेंद्र दास जी का ये भी कहना है कि उनको पूछा ही नहीं जाता था, 3 महीने में होने वाली बैठक में किसी बार एक बार बुला लिया जाता था, वरना उनको पूछा भी नहीं जाता था। उन्होंने गोपाल राव जी को मुख्य रूप से इस सब के लिए जिम्मेदार भी बता दिया। उनका यह कहना है कि वो राम पर आस्थावान है ही नहीं, वो यहां पर हैं जरूर, लेकिन राम पर उनकी आस्था नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि निर्मोही अखाड़ा का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उनके जरिए करा तो लिया गया, लेकिन ये सिर्फ नेम सेक था, कभी था नहीं। और वही ये कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है उनको फांसी हो। जी, मैं संतों के बारे में, कुछ संतों के बारे में कोई विशेष बात नहीं करूंगा, वो तथ्य का मामला है, आपस में चर्चा करें क्या है क्या नहीं है, क्या एथिस्ट है, वो वहीं से ध्यान में आपको आएगा। इस विषय पर मैं कोई बात बता भी नहीं पाऊंगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि देखिए, ट्रस्ट के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद बहुत सुविधा के साथ ये कह देता है कि वो ट्रस्ट का मामला है, लेकिन जहां पर उसको अधिकारपूर्ण तरीके से ट्रस्ट के संदर्भ में कोई बात कहनी होती है वो कह भी लेता है। मतलब इसमें सुविधा की स्थिति विश्व हिंदू परिषद रखता है। चंपत राय उपाध्यक्ष भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के और ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, लेकिन कहां पर वो ट्रस्ट के सदस्य हो जाते हैं और कहां विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, वो राम आंदोलन से, जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति रहते हैं, वो वीएचपी अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लेती। नहीं दिनेश जी, जितनी जानकारी होती है उतनी हम बता देते हैं। अच्छा, जो जानकारी आप सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। जी सुरेंद्र जी। ये विजय जी फिर से कहते हैं ना कि विजय जी आपके लिए फिर से एक शेर है कि सुविधा में फंसे लोग और दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। आज की डेट में विश्व हिंदू परिषद वाले, चूंकि दिनेंद्र दास जी का मामला आ गया तो आगे पूज्य संत के मामले में। अरे भाई, उन्हीं पूज्य संतों ने आपको पापी कहा है, हमने नहीं कहा। अगर आपने इस ट्रस्ट में चारों स्वामी शंकराचार्य जी को जगत गुरुओं को बना लिया होता तो हम लोग बात ही नहीं कर पाते। आपने 5 रामानुजाचार्य जी को ले लिया होता तो ये चोरी ही नहीं होती। 13 अखाड़ों को अगर आपने ले लिया होता तो जितने लोगों ने ये काम किया वो 13 के 13 अखाड़े मारे लाठी उनको ठीक कर देते। 13 अखाड़ों का काम तो हिंदू धर्म की रक्षा ही करना है ना। इन लोगों को आपने ट्रस्ट में नहीं लेकर के जो महापाप किया है, जिन्होंने भी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने, यानी संघ ने जो महापाप किया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बात समझिए। और खाली एक चढ़ावे की बात नहीं है, जो गिनती, एसआईटी गिनती वाले चढ़ावे की बात कर रही है। वो 16 करोड़ जो श्रद्धालु थे, जो क्या नाम उसके समय में आए थे अपना कुंभ के समय में, उसमें मात्र 84 करोड़ रुपए जमा कराए। और उस वक्त तो आपने अलग से लोग रख लिए ये जो आपने भी बात कही है सर, इसका जवाब मैं जरा तुहिन दास जी से ले ले, तुहिन सिन्हा जी से ले लेता हूं। सर एक सेकंड रोक रहा हूं। आपने ये कहा कि इसमें अगर इन लोगों को अमुक लोगों को शामिल किया जाता तो सवाल ही ना उठता।
अब देखिए, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना। इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रस्ट बनाया जा रहा है। अब ट्रस्ट के संदर्भ में जब किसी ने कभी अगर आरटीआई के जरिए कुछ जानना चाहा तो उनको यह भी बताया गया है कि यह ट्रस्ट क्योंकि सरकारी अख्तियार में नहीं आता है, इसलिए आरटीआई के जरिए इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी जा सकती है। तो तुहिन सिन्हा जी, इस ट्रस्ट के बनाए जाने के संदर्भ में क्या धारणा बनाई जाए? प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर इसको बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बनाया, तो सरकार की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि किस तरह के लोग ट्रस्ट में रखे गए, या क्योंकि इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, आरटीआई तक के जवाब में इसका कोई बताया नहीं जा सकता, इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती, सेपरेट एंटिटी है, इसलिए इसको सरकार से जोड़कर ना देखा जाए और कम से कम प्रधानमंत्री की और आरएसएस प्रमुख की बात इस संदर्भ में ना की जाए? देखिए दिनेश जी, ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं वो बहुत विश्वसनीय लोग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन जो है समर्पण किया है आस्था में, श्रद्धा में, जनसेवा में। अगर उसमें कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनको वहां रखने में जो है त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो ये तो कहीं पर भी हो सकता है। किससे हुई है गलती? इसके बारे में भविष्यवाणी सरकार कैसे कर सकती थी? नहीं, गलती किससे हुई है? अभी जो हुआ उनको है वहां रखने में गलती किससे हुई है? तुहिन सिन्हा जी, मेरी बात सुन लीजिए, अभी जो यहाँ पर हुआ है वो कहीं भी हो सकता था। सरकार की जिम्मेदारी इतनी है कि किसी को भी छुपाया ना जाए, कोई भी जो नहीं, गड़बड़ी हुई है तुहिन सर, मैं ये जानना चाहता हूं, तुहिन साहब, गलती किससे हुई है? आपने कहा कि अगर उन लोगों को रखने में गलती हुई है, तो किससे हुई है गलती? मैं एक इंग्लिश में एक टर्म है एरर ऑफ जजमेंट। जजमेंट में कई बार त्रुटि होती है जो आपको बाद में पता चलता है, उस वक्त आपको नहीं पता चलता। आपने ये न्यूज चैनल ज्वाइन किया, हो सकता है 3 साल बाद आपको लगे कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं था। तो ये तो जीवन है ना, ये जीवन है, आपको अनुभव से ही पता चलता है, क्योंकि जो मानव चरित्र जो है वो समान नहीं रहता, मानव स्वभाव कई बार समान नहीं होते पूरे जीवन में। तो सर, ये जैसे कैबिनेट के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि कैबिनेट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उस संदर्भ में भी क्या ये लागू होना चाहिए? मैं एक उदाहरण के तौर, क्योंकि आपने मेरा न्यूज चैनल वाला उदाहरण दिया, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसमें भी ये होना चाहिए क्या कि हो सकता है अमुक मंत्री को मंत्री बनाने में एरर ऑफ जजमेंट हुआ हो, तो नैतिकता के तकाजे वहीं तक लागू होना चाहिए, अगर होने हैं तो फिर कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? एरर ऑफ जजमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप जानबूझकर आपने कोई गलत निर्णय लिया है किसी गलत मंशा से। एरर ऑफ जजमेंट तो कोई भी स्थिति में हो सकती है, क्योंकि आप किस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेंगे? जिन व्यक्तियों को ट्रस्ट में रखा गया है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जिसको कहते हैं अनब्लेमिश्ड है, उसमें कोई दाग नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति के बारे में कुछ नई जानकारी आती है तो सुनील साजन जी के पास जाने दीजिए। सुनील जी, आता हूं सुनील जी, आपके पास आया हूं मैं 2 बार, मुझे इजाजत दीजिए सुनील साजन साहब के पास भी जाने की। सुनील साजन, सवाल पूछ लेने दीजिए अगर आप चाहें तो। अच्छा चलिए, बोलिए। मुझे ये पूछना है कि ये ट्रस्ट राजनीतिक है कि धार्मिक है? अगर ये ट्रस्ट राजनीतिक है तो स्पष्ट कहें कि ये ट्रस्ट जो है प्रधानमंत्री जी ने लूट के लिए बनाया था, और अगर ये ट्रस्ट धार्मिक है तो ये लोग बतावें कि इसमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और क्या नाम अखाड़े क्यों नहीं थे? लुटेरों का ट्रस्ट बनाया जिसने, उसकी जिम्मेवारी नहीं दे रहे हो। अरे भाई शर्म करो कुछ, भगवान राम को जवाब देना है। ये ट्रस्ट आप लोगों ने धार्मिक बनाया था या राजनीतिक, ये हमें बता दीजिए। अगर धार्मिक था तो धर्म के लोग क्यों नहीं थे? शंकराचार्य जी धर्म के नहीं है, रामानुजाचार्य आपके सवाल का जवाब तुहिन सिन्हा देंगे, लेकिन तब तक मैं सुनील साजन साहब के पास भी ये बात लेकर जाना चाहता हूं। ये एरर ऑफ जजमेंट का मामला था, इंपेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड वाले, असाधारण अपनी अभी तक जिन्होंने निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों का चुनाव हुआ था। लेकिन ऐसा करने पर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, और वही अगर यहां हुआ है तो वही परिलक्षित हो रहा है। देखिए दिनेश जी, ये एरर ऑफ जजमेंट नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत एक गैंग बनाया गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया, और मुझे लगता है चिन्हित करके बनाया कौन कौन इस लूट को अंजाम दे सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि राम जो है, राम जन्मभूमि का आंदोलन, राम के मंदिर बनने तक की पूरा घटनाक्रम, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का भी उत्थान, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने का मार्ग जैसे जैसे प्रशस्त होता गया, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वैसे वैसे बढ़ता गया,
तो उस पर्टिकुलर ऐसी सेंसिटिव जगह पर ऐसे लोगों की तैनाती होगी ताकि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार या आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों पर भविष्य में उंगली उठने की गुंजाइश बने। यह गलती करेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं केवल एक बात कह, जिन लोगों ने भी ये लूट की है, क्या वो राम भक्त हो सकते हैं? क्या वो सनातनी हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। कोई कहता है कि भाई वो उन्होंने 35 साल लगा दिया, 30 साल लगा दिया, तो आप लूट तो की आपने जो कहा है सुनील साजन जी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, तोहिन सिन्हा के जवाब के साथ, उनके जवाब के साथ मैं इसकी समाप्ति करूंगा। तोहिन सिन्हा जी, जानबूझकर यह किया गया और यह धार्मिक है कि राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया? देखिए दिनेश जी, कौन लोग कह रहे हैं जानबूझकर कहा गया? जिस वक्त हम पुरजोर तरीके से ये पक्ष लेकर खड़े थे कि राम मंदिर होना चाहिए, उस वक्त ये लोग कहते थे कि भगवान राम ने कब्जा कर लिया मस्जिद में। तो मुझे लगता है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की बात यहां पर ना सुना जाए, और सुने भी तो उसको बहुत गंभीरता से ना ले। ये मतलब लूट का लाइसेंस मिल गया आपको। जितना हम आहत हुए ना सुरेंद्र राजपूत जी, प्रभु राम की ही लीला है। ये है वो पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी भी धर्म का विचारों बात करना शुरू कर की दी है। और विमर्शों की, दावों की, प्रतिदावों की, स्टेटमेंट्स की और काउंटर स्टेटमेंट्स की। ये वो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में 48 घंटे बाद वो बैठक होने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 48 घंटे बाद होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक में, जिसमें यह तय होने वाला है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस्तीफा दिया है, समूचे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली आगे क्या होने वाली है, और इसमें जो कहा गया कि ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट खोया है, क्या ट्रस्ट वापस बहाल होगा या फिर नहीं होगा। अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं।